तो अपना म्यूचुअल फंड चैप्टर चालू करते हैं। पहले उसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बस यही बताया कि एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट या तो तुम स्टॉक में कर सकते हो या तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। तो इसमें क्योंकि ठीक है, तो एक डायरेक्टली हो जाता है, इनडायरेक्टली जो इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड से करते करके। अभी म्यूचुअल फंड का एक सेटअप बता देता हूँ कैसा होता है। पहले स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टी को, ट्रस्टी अपॉइंट करता है एएमसी को, एएमसी मैनेज और ऑपरेट करती है म्यूचुअल फंड को। इन्वेस्टर लोग से पैसे लेती है और इन्वेस्टमेंट करती है सिक्योरिटीज़ या तो डेब्ट में, किस में भी वो करती है, उसमें रिटर्न आता है, वो रिटर्न इन्वेस्टर और यूनिट होल्डर को दे देती है। तो क्या है, स्पॉन्सर अपॉइंट ट्रस्टी, ट्रस्टी अपॉइंट एएमसी, एएमसी मैनेज एंड ऑपरेट्स म्यूचुअल फंड। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स है करके, या तो एक ओपन एंडेड फंड हो जाता है या तो क्लोज एंडेड फंड हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली इक्विटी में, या तो डेब्ट में, या तो दोनों का मिक्स, उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्कीम। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान में बता दिया कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का बता दिया कैसा होता है, और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। तो 4 टाइप के होते हैं, या तो डिविडेंड पे आउट प्लान और रेगुलर इनकम प्लान। इसको एक ही बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट प्लान, मतलब कि रेगुलरली तेरे को डिविडेंड मिल रहा है, रेगुलरली तेरे को इनकम मिल रही है। और सेकंड आता है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि तेरे को डिविडेंड मिलता नहीं है, लेकिन जो डिविडेंड तेरे को मिलने वाला था उसका तेरे को तेरे एनएवी में ऐड कर देते, उसकी यूनिट तेरे को ज़्यादा दे देते करके। एनएवी में ऐड नहीं करते, वो उसकी यूनिट ज़्यादा एलोकेट कर देते, ठीक है। और बोनस प्लान में भी ऐसा ही है करके कि आपको बोनस के पैसे नहीं देते, बोनस मतलब कि यूनिट और ऐड कर देते, आपको एक्स्ट्रा यूनिट मिल जाती है करके। और ग्रोथ प्लान में क्या होता है, ना डिविडेंड मिलता है, ना डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है, ना बोनस मिलता है करके। इसमें बस तेरी एनएवी ही ग्रोथ होती जाती है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। अभी सेकंड पार्ट आता है कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो नेट एसेट एनएवी होती है, पर यूनिट होती है, वो कैलकुलेट होती है डेली बेसिस पे। लेकिन एनएवी कैलकुलेट करने से पहले अपने को एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। पर यूनिट नहीं, पहले पूरा इन टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये यूजुअली 2 स्टेप का होता है। पहले स्टेप में एक टेबल बनती है, उसमें पूरा एसेट माइनस लाइबिलिटी करना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या एसेट हो सकती है, एसेट वही होती है जो इन लोग इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इन लोग ओपनिंग में इतने सिक्योरिटीज़ थी, इतनी इतनी 5 सिक्योरिटीज़ हैं इनके पास, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, और 1 महीने बाद या 1 साल बाद इनकी वैल्यू इतनी हो गई है। जो वैल्यू मार्केट इतनी हो गई है वो मार्केट वैल्यू रहती है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले ये लेने का, तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्केट वैल्यू प्लस अक्रूड इनकम प्लस क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये अपना एसेट में हो जाता है, और लाइबिलिटी में अक्रूड एक्सपेंसेस और अदर लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अगर तू ये टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करेगा तो तेरे पास नेट एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड आ जाता है। तो अपन पहले धीरे धीरे सब में जाते हैं कि मार्केट वैल्यू अभी मैंने बताया कि कैसे होता है, जो ईयर एंड, मंथ एंड या ईयर एंड जो जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है करके, तो वो अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा कैलकुलेट करके। और फिर प्लस अक्रूड इनकम, जो इनकम हो चुकी है लेकिन तेरे को मिली हुई नहीं है, जैसे कि डिविडेंड इनकम पकड़ ले, या तो डिविडेंड अक्रूड ऑन शेयर्स की तेरे को मिला नहीं, अगर मिला हो रहता तो कैश बैलेंस में, क्लोजिंग कैश बैलेंस में ऐड होके आ जाता था, लेकिन अक्रूड इनकम मतलब मिला हुआ नहीं है। अभी क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो लिख लेंगे, अगर नहीं दिया है तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसमें एक पूरा टेबल दिया है कि कैसे करेंगे। तो यूजुअली वैसा ही होता है कि म्यूचुअल फंड वालों को पैसे कैसे मिलते हैं करके, या तो वो यूनिट इशू करते। तो सबसे पहले वही होएगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ यूनिट, कि मेरे पास मैंने 20 लाख यूनिट 10 के फेस वैल्यू पे इशू किया, तो वो अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू प्राइस। अगर इशू किया है तो तेरे को थोड़ा खर्चा भी आएगा, तो उसको बोलते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस, वो लेस करेंगे। और जो तूने इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब कि पैसे लेके किधर इन्वेस्टमेंट करेगा वो तूने कर दिया करके, तो ये 2 लेस कर देंगे। पैसे मिले, इनिशियल एक्सपेंसेस हुआ, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ कर दिया, तो इसका तू टोटल कर लेगा। उसमें तू अभी नॉर्मल प्लस माइनस करेगा। प्लस कब करेगा, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो तेरे पास सिक्योरिटी थी वो तूने बेच दिया। अपन ये कैश बेसिस पे कर रहे हैं, तो तूने बेचा तो तेरे को कैश आएगा, तो वो कैश ऐड कर देना। माइनस अमाउंट पेड ऑन परचेस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि तूने परचेस किया तो तूने पैसे दिया करके, तो वो तू लेस कर देगा। और प्लस जो तू सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको तेरे को डिविडेंड भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा।
तो ये दोनों तू ऐड कर देगा करके, और ऐसा होता है कि जो अपने को इनकम मिली है म्यूचुअल फंड वाले को, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कैसे? जैसे कि डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, या तो कैपिटल गेन हुआ, उसमें से थोड़ा परसेंटेज यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो तू लेस कर देगा। तो फिर ये लेस करने के बाद तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, फंड मैनेजर की एक्सपेंस या तो म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे लेस कर देगा। अभी क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर तो और यूनिट कभी कभी इशू कर देता है, तो और यूनिट इशू करता है तो अमाउंट उसमें मिलता है, वो तो ऐड कर देगा। और तू रीपर्चेस करता है कि मतलब जो इन्वेस्टर है वो रिडीम करता है, जो इन्वेस्टर के पॉइंट हम से रिडम्पशन है, और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उन लोगों के हिसाब से रीपर्चेस होता है, तो वो तो लेस कर देगा, उससे तेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस का एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ कि अपने को पैसे जो मिले उसमें से अपन ने एक्सपेंसेस कितना हुआ वो पैसे मिलने पे, और जो तूने इन्वेस्टमेंट कर दी सिक्योरिटीज़ में इसका तो टोटल कर लेगा, प्लस इसमें अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, परचेज किया तो वो लेस कर देगा, इनकम मिली वो ऐड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट किया वो लेस कर देगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देगा, अगर न्यू इशू किया वो ऐड कर देगा, और जो तूने रीपर्चेज किया वो तो लेस कर देगा। इससे अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा कहता। तो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस एसेट साइड का अपना पूरा हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ईयर एंड मंथ एंड पे रहेगी, प्लस अक्रूड इनकम जो तेरे को मिली हुई नहीं है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस डायरेक्टली दिया, अगर इनडायरेक्टली अगर नहीं दिया तो अपने को वो पूरा कैलकुलेट करना है, टेबल मैंने डिस्कस कर लिया। ये अपना पूरा एसेट हो गया। अभी अक्रूड एक्सपेंसेस देखना है लाइबिलिटी साइड। अक्रूड एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंसेस हैं कि होने वाले हैं लेकिन हुए नहीं, अगर हो जाते वो जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें से थोड़े बाकी है करना, तो वो अपना लाइबिलिटी में आ जाएगा, मतलब अक्रूड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और अदर लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, जैसे कि डिविडेंड इतना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे लेकिन उसमें से थोड़ा पोर्शन 70% किया, बाकी 30% किया नहीं है, जो बाकी जो 30% रहेगा वो अपना अदर लाइबिलिटी में आ जाएगा, और ये अपनी लाइबिलिटी साइड हो जाएगी। अक्रूड एक्सपेंसेस और अदर लाइबिलिटी दोनों को ऐड करेगा और टोटल एसेट में से लेस करेगा, तो अपनी नेट एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पर यूनिट पे निकालना है, तो नेट एसेट को डिवाइड करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो तेरा कैलकुलेट एनएवी भी आ जाएगा पर यूनिट। ठीक है, और अगर एनएवी और नंबर ऑफ यूनिट्स हमेशा तो 2 डेसिमल्स में कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अलग से दिया नहीं हो करके। ठीक है, तो अभी ये तो अपन ने देख लिया कि एसेट दी है और लाइबिलिटी दी है क्वेश्चन में, तो वो बेसिस पे अपन ने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, मोस्टली तो एक ही क्वेश्चन में है, बाकी सारे तो एसेट लाइबिलिटी वाले रहते हैं, लेकिन जिधर नहीं दिया है वहाँ कैसे करेगा, वहाँ ओपनिंग एनएवी तेरे को दिएंगे और ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स भी तेरे को मिलेगा ही, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ये दोनों तेरे को मिलेगा ही। तो ठीक है, ये इसमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। कैश अगर देखा जाए तो क्लोजिंग कैश बैलेंस के ही मोस्टली सारे पार्ट्स है इसमें, लेकिन इसमें ऐसा है कि पहले अपन सबसे पहले लेंगे ओपनिंग नेट एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, उसमें अपन प्लस माइनस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन या तो डेप्रिसिएशन, जैसे मार्केट एसेट में कैसे करते थे अपन, मार्केट वैल्यू की ओपनिंग में इतनी थी और लास्ट ईयर मंथ में इतनी हो गई करके, तो बस वही अप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो अप्रिसिएशन दिया तो ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन देंगे वो लेस कर देंगे। और बाकी सारे कैश वाले ही है, क्लोजिंग कैश बैलेंस वाले, कि जैसे कि न्यू इशू न्यू यूनिट तूने किया तो तेरे को पैसे मिले वो ऐड कर देगा, अगर तूने रीपर्चेस किया तो लेस कर देगा, अगर इनकम तेरे को मिली तो तू वो ऐड कर देगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूट की तो तू लेस कर देगा, अमाउंट अगर तू सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो तेरे को अमाउंट मिलेगा वो ऐड कर देगा, और जो तू सिक्योरिटी परचेस कर रहा है तो तू लेस कर देगा। तो ये सब प्लस माइनस करके तेरा क्लोजिंग नेट एसेट आएगा ऑफ द म्यूचुअल फंड। और क्लोजिंग एनएवी कैसे निकालेगा, जो क्लोजिंग नेट एसेट्स आ गए उसमें से तू डिवाइड कर देगा क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो ये तेरा पूरा हो जाएगा। तो ये तब करेंगे जब एसेट्स और लाइबिलिटी दी नहीं है, ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग से क्लोजिंग निकालेंगे, क्लोजिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लोजिंग यूनिट। ठीक है, तो ये अपना दोनों हो गया एसेट लाइबिलिटी, और अगर एसेट लाइबिलिटी नहीं दी है तो ओपनिंग से कैसे निकालने का। अभी क्या होता है, इशू प्राइस और रीपर्चेस प्राइस पर यूनिट अपने म्यूचुअल फंड का कैलकुलेट करना है। जब इशू करती है म्यूचुअल फंड यूनिट, वो एक एंट्री लोड लेती है अपने से, वो फिक्स परसेंटेज ऑफ एनएवी रहता है, ये पर यूनिट निकालना है, और इसमें अपन डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी कलेक्ट करते हैं पर यूनिट ऑन द इशू ऑफ अ यूनिट, वो भी तो ऐड कर देगा, तो तेरा इशू प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। और रीपर्चेस प्राइस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेगा कि एनएवी ऑन डेट ऑफ अ रीपर्चेस ऑफ यूनिट, रीपर्चेस ऑफ यूनिट की मतलब जब तू
रीपर्चेस मतलब कि जब तू रिडीम कर रहा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूचुअल फंड के हिसाब से रीपर्चेस हो जाता है। तो जब रीपर्चेस करता है तो म्यूचुअल फंड कुछ फीस काटती है, उसको एग्जिट लोड बोलते हैं, वो फिक्स परसेंटेज ऑफ एनएवी में होता है। तो ये तू तो लेस कर देगा, और इसमें प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पेड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड ऑन रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स। तो ये जो अपन तो ऐसे करेंगे तो फिर रीपर्चेस प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो तेरा इशू प्राइस पर यूनिट भी हो गया, रीपर्चेस प्राइस पर यूनिट। लेकिन अपने में ये देखा कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी एक में कलेक्ट कर रहे हैं इशू में, और रीपर्चेस में अपन पे कर रहे हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक टेबल दिया गया है, वो टेबल से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल में 4 कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर्स और जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स और एनएवी क्या कहते हैं, पर यूनिट इनकम और टोटल इनकम। जब नंबर ऑफ यूनिट्स को तू पर यूनिट करेगा तो तेरी टोटल इनकम आ जाएगी करके। तो ये तेरे 4 टेबल हो गए करके। तो अभी ये टेबल में सबसे पहले क्या आता है कि जो इनकम तू फर्स्ट पीरियड में अर्न करता है, और तेरा नंबर ऑफ यूनिट्स एट द ओपनिंग डेट वो तू नंबर ऑफ यूनिट्स में डाल देगा, और पर यूनिट इनकम तेरी कितनी हुई करके, कि मतलब फर्स्ट पीरियड में तूने इनकम की करके टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देगा, तो तेरी पर यूनिट इनकम आ जाएगी। तो अपन ने जब इशू करते हैं तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट अपन इशू वाला डिस्कस करते हैं कि इतना इशू किया है तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएगी, तो वो तूने लिख देना कि इतनी यूनिट बढ़ गई है करके। और जब तू कैलकुलेट करेगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन पर यूनिट का ही उठा के तो कैलकुलेट करेगा कि मैंने इतना कलेक्ट किया है करके। तो फिर ये तू ऐड कर देगा। फिर ये सब करने के बाद तू टोटल कर देना तीनों का, नंबर ऑफ यूनिट्स, पर यूनिट इनकम और टोटल इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट में जब तू डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्ट करता है करके, इसमें तेरे को पर यूनिट तेरी इंक्रीज़ नहीं होती, बस उतनी की उतनी रहती है। फिर सेकंड पीरियड का इनकम तू ऐड करेगा, मतलब तेरी यूनिट तो इंक्रीज़ नहीं होगी लेकिन तेरी टोटल इनकम इंक्रीज़ होगी, और पर यूनिट भी इंक्रीज़ होगी, उसका तू तीनों का टोटल कर देगा। इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेम रहेगी, बाकी 2 बढ़ जाएंगे। अभी फिर जब अपन ने किया कि रीपर्चेस करते हैं तो उसमें अपने को पे करना पड़ता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो नंबर ऑफ़ यूनिट रीपर्चेस, उसमें से तू लेस कर देगा नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में, और जो तेरा पर यूनिट तेरा पिछला वाला था वही तू पर यूनिट लेगा, और वो तेरा टोटल इनकम लेस कर देगा। उतना तू मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ यूनिट्स और पर यूनिट करके टोटल में डालेगा, जो टोटल की तेरी इतनी है कि मतलब तूने इतना पे कर दिया, वो तू लेस कर देगा। तो ये तीनों तू लेस करने के बाद एक तू लास्ट में लिख देगा। फिर उसके बाद प्लस तू करेगा इनकम अर्न बाय म्यूचुअल फंड इन नेक्स्ट पीरियड, मतलब अगले साइड में, मतलब कि तूने क्या इनकम। तो फिर वही नंबर ऑफ़ यूनिट तेरी बढ़ेगी नहीं करके, लेकिन तेरी पर यूनिट इनकम और टोटल इनकम दोनों बढ़ जाएगी। इनका तू टोटल कर लेना। फिर जब इसमें क्वेश्चन में ऐसा भी दिया रहता है कि यूनिट होल्डर को 70% या 60% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो तेरी नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो सेम रहेगी, लेकिन जो तेरी टोटल इनकम है उसमें से तू 70% लेस कर देगा, और पर यूनिट बेसिस में भी पर यूनिट का 70% लेस कर देगा। तो तेरा टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट लास्ट का आ जाएगा जो अनचेंज रहेगा, लेकिन पर यूनिट इनकम और टोटल इनकम तेरी दोनों ही चेंज रहेगी करके। तो अपना ये सेकंड पार्ट भी हो गया कि NAV नेट एसेट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी थर्ड पार्ट देखते हैं कि रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे मिलेगी। यह मोस्टली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है करके, कि इन्वेस्टमेंट 1 मंथ के लिए होल्ड कर रहा है, या 6 मंथ्स के लिए, या 1 ईयर के लिए, या 5 ईयर के लिए होल्ड कर रहा है। तो जितने पीरियड के लिए होल्ड करता है और उसमें जो रिटर्न कमाता है उसमें बोलते हैं होल्डिंग पीरियड यूनिट, ठीक है। तो क्या करता है कि जो उसके पास उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है एट द बिगनिंग और इन्वेस्टमेंट एट द एंड, तो मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट एट द एंड बढ़ेगी, उसमें से तू इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग लेस कर देगा, तो तेरे पास टोटल यील्ड आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी पड़ती है, या तो तेरे को कैपिटल गेन होता है, और या तो तेरे को डिविडेंड मिलता है, वो भी तू ऐड करेगा, और डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग। तो इसको तू 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा परसेंटेज बेसिस पे आ जाएगा। तो ये तेरा नॉर्मल बेसिस पे बता दिया कि इतना तेरे को डिविडेंड मिलता, डिविडेंड पे आउट प्लान या तो रेगुलर इनकम प्लान पे। अभी अपन ने 2 पहले डिस्कस किया था कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है करके, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है करके, तो उसमें देखना है कि कैसा करना है करके। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, टोटल यील्ड डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग इनटू 100। तो टोटल यील्ड कैसे आता है, तो वही इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग। इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग सेम रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड में क्या होता है कि
जो तेरी ओपनिंग यूनिट थी उसमें तेरे को डिविडेंट री-इन्वेस्टमेंट प्लान से, बोनस यूनिट से और यूनिट मिलती है, तो तेरी यूनिट इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड के लिए। उस तो तू ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द पीरियड तेरे को यूनिट मिली, उसको तू ऐड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा एनएवी एट द एंड। तो ये तू करेगा तो तेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस तेरा रहेगा। इसमें वो नहीं करना कि डिविडेंड मिला है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट करके तेरे को यूनिट बढ़ के मिल रही है। ठीक है, अगर इशू प्राइस रीपर्चेस प्राइस भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो एनएवी के जगह वो यूज़ करना। अभी एनुअल रिटर्न कैसे आता है वो बताना है। एनुअल रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, एवरेज यील्ड, इफेक्टिव यील्ड पर एनम, इसको ऐसा भी बोलते हैं। एनुअल रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, या तो एवरेज यील्ड, इफेक्टिव यील्ड पर एनम। ये कैसे कैलकुलेट होता है कि जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहता है वो 1 मंथ का रहता है, तो उसको 1 साल में कन्वर्ट करना है, या तो 5 साल का है तो उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है करके। तो ये फॉर्मूला वही है करके, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंटू 365 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय अगर नंबर ऑफ ईयर्स रहेगा या तो नंबर ऑफ मंथ रहेगा। ठीक है, और इसमें ऐसा है कि जो तू डेट कैलकुलेट करेगा वो स्टार्ट डेट भी इंक्लूड करना और जो लास्ट डेट है दोनों इंक्लूड करना। तो ये अपना थर्ड पार्ट भी हो जाता है कि रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। अभी अदर टॉपिक्स में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंस रेशो का फॉर्मूला। एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड में कितने लगे, तो फिर उसको उसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेगा डिवाइडेड बाय ओपनिंग नेट एसिड प्लस क्लोजिंग नेट एसिड डिवाइडेड बाय 2। तो ये तेरा डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर जो तेरा एक्सपेंसेस लग रहा है इनटू 100। ठीक है, तो ये तेरा एक्सपेंस रेशो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग नेट एसिड ऑफ म्यूचुअल फंड प्लस क्लोजिंग नेट एसिड ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये तेरा फर्स्ट एक्सपेंस रेशो हो गया। अभी जो सेकंड है ट्रैकिंग एरर। ठीक है, ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला है कि अंडर रूट में सबमिशन डी माइनस डी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। इसका कोई क्वेश्चन है नहीं करके, लेकिन कॉन्सेप्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देख के चले जाना। फॉर्मूला फिर से बताता हूँ। अंडर रूट में सबमिशन डी माइनस डी बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और अभी थर्ड फार्मूला में आते हैं अदर टॉपिक्स में। तो इसमें ऐसा, ये फार्मूला ऐसा है कि इन डिफरेंट इन्वेस्टर कब रहेगा कि मैं म्यूचुअल फंड में भी डालूंगा मेरे को इतना रिटर्न मिलेगा, और मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करूंगा तो भी मेरे को इतना रिटर्न। तो इसमें एक फार्मूला दिया गया है। तो फार्मूला ऐसा कहता है कि रिटर्न अर्नड बाय द इन्वेस्टर बाय डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस इन द म्यूचुअल फंड प्लस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस इन द म्यूचुअल फंड। ये प्लस वाला पार्ट अलग से है। तो पहले क्या है कि जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिला, मतलब कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करके डिवाइडेड बाय जो इनिशियल एक्सपेंसेस रहती है उसको 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, और फिर प्लस जो रिकरिंग एक्सपेंसेस करते हैं एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो परसेंटेज में ही लेना है सारे वैल्यूज इसमें। तो ये तेरा इंडिफरेंट वाला भी आ जाएगा। और लास्ट है कि फ़ी कैलकुलेशन ऑफ हेज फंड मैनेजर की फ़ी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेज फंड वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर के छोटे छोटे नहीं करते, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं। कि अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे कि 20 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट होल्ड कर रहा है, तो उसको 2 फी मिलती है, एक बेस फी या तो इंसेंटिव फी। बेस फी क्या होता है कि फिक्स्ड परसेंटेज, भले नेगेटिव रहे या कैसे भी रहे, मैंने 20 करोड़ लिया है, 20 करोड़ पे मेरे को 0.02% चाहिए तो मैं वो लूँगा। और एक इंसेंटिव फी रहती है, जैसे कि 20 करोड़ है, अगर 21 करोड़ के ऊपर जो जितने भी वैल्यू आएगी उसका मेरे को 2% चाहिए, तो वो बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अगर जैसे कि 21 करोड़ के ऊपर गया तभी तेरे को मिलेगा, अगर 21 करोड़ के नीचे तो तेरे को वो मिलेगा नहीं करके। तो ये दोनों को अपन बेस फी और इंसेंटिव फी को ऐड करेंगे तो ये अपना फी कैलकुलेशन ऑफ हेज फंड मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना म्यूचुअल फंड के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अभी अपन क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन 2 से चालू करते हैं करके। तो क्वेश्चन 2 में क्या दिया है करके कि म्यूचुअल फंड है, उसने 4 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए और एक 1 फरवरी पे प्राइस भी दी है कि ये प्राइस है, और 2 फरवरी पे भी मार्केट प्राइस दी हुई है करके क्वेश्चन में करके। तो इसमें ऐसा बोला है कि कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड ऑन 1 फरवरी 2025। तो बहुत ईजी है, मार्केट प्राइस तेरी आ जाएगी पूरी अच्छे से। तो उसको और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी क्वेश्चन में दिया है, तो बस कैलकुलेट करना है तेरे को नंबर ऑफ़ यूनिट्स हर एक शेयर्स का, और मार्केट प्राइस है तो उसका टोटल करेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स करेगा। तो ये तेरा 1 फरवरी पे आ जाएगा। और सेकंड और थर्ड, इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। सेकंड पार्ट में बोला है कि
और 30 करोड़ पैसे मिले हैं मिस्टर ए से, उसमें से अपन ने एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स ले लिया 8,000, और बाकी जो है वो बैंक में है करके। तो इसमें बताने की अभी फिर अपनी NAV क्या रहेगी करके, तो बहुत सही है करके कि जो पर्टिकुलर शेयर में किया है तो बस उसके परचेस वाले दिखा देंगे, वो अपना मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि एसिड वाला पार्ट हो जाएगा ये करके कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो पर्टिकुलर शेयर में ऐड कर देंगे उतना उसने ख़रीद लिया करके। और जो जब कैश बैलेंस अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैश बैलेंस में अपन ने देखा था कि इतना मिला है, उसमें से परचेस कर लिया मतलब तो वो लेस कर देंगे, फिर जो बाकी बचा वो कैश बैलेंस आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कैश बैलेंस हो जाएगा, तो अपना टोटल नेट एसिड्स आ जाएगा, उसको डिवाइड करेगा। और ऐसा है कि तेरी यूनिट्स भी बढ़ जाएगी करके अगर तू देखेगा तो इंक्रीज रिवाइज्ड यूनिट कैसे तू कैलकुलेट करेगा करके कि क्योंकि उसको यूनिट इशू की है ना, तभी पैसे लेके यूनिट इशू करते, तो और यूनिट कैसे मिली उसको, जैसे कि उसने 30 करोड़ दिया डिवाइडेड बाय जो NAV अपने को फर्स्ट पार्ट में मिली, तो उसको तू डिवाइड करेगा तो यूनिट तेरे पास आ जाएगी। तो उसमें जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ यूनिट प्लस जो रिवाइज्ड यूनिट करेगा तो तेरे पास टोटल यूनिट आ जाएगी। तो फिर जो अपन ने नेट एसिड कैलकुलेट किया सेकेंड पार्ट में, उसको तू डिवाइड करेगा रिवाइज्ड यूनिट से, तो तेरा वैल्यू आ जाएगा 70, मतलब जो भी NAV है उसकी वैल्यू आ जाएगी करके। अभी थर्ड पार्ट में ऐसा बोला है कि जो अपने को 2 फरवरी में भी प्राइस देके रखी थी मार्केट प्राइस, तो वो भी कैलकुलेट करना है अपने को कि क्या होएगा करके। तो बस वही जो मार्केट जितने शेयर्स है उनकी मार्केट वैल्यू दी है उसको तू मल्टीप्लाई करेगा और सब कुछ ऐड कर देगा, और जो तेरे पास कैश बैलेंस पहले पड़ा था वो भी तू ऐड करेगा करके, तो तेरे पास टोटल आ जाएगा कि मेरे पास इतने इतने पड़े हैं करके, टोटल एसिड आ जाएगी टोटल एसिड। और जो उसको तू डिवाइड करेगा जो रिवाइज्ड यूनिट अपन ने निकाली है, तो वो तेरा 2 फेब में कैश बैलेंस याद रखना, कैश बैलेंस याद रखना कि 2 फेब में को भी कंटिन्यू करना है। तो ये अपना क्वेश्चन 2 हो गया। अभी करते हैं क्वेश्चन 5 अपन चालू। तो क्वेश्चन 5 में ऐसा दिया है कि अपन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने को पैसे स्टार्टिंग में इतना मिला है करके, वही कैश वाला सिस्टम लग रहा है क्वेश्चन देखने से कि इतने उन लोग को यूनिट इशू किया है, इतने यूनिट इशू करके 10 रुपीज़ के प्राइस में इतने पैसे मिले और उन लोग ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। और लास्ट के पीरियड में इसमें पीरियड जैसे कि हाँ मतलब ये 1 मंथ का ही है, ये 1 मंथ का नहीं 1 ईयर का है, 1 ईयर का है। तो मतलब स्टार्टिंग के 1 ईयर में दिखा दिए कि इतनी इन्वेस्टमेंट है, और ईयर एंड में बता दिए कि इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ के हो गई है करके। तो बस इसमें ऐसा है कि जो इशू ऑफ यूनिट है, पहले क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो इशू की है यूनिट उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो इनको इनकम रिसीव हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी इनकम इन लोग को रिसीव हुई है करके। इसमें दिया है कि एक 8 लाख की डिविडेंड की इनकम है वो रिसीव हुई है करके, और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो इनको इंटरेस्ट आया वो, और एक और दिया है कि ईयर एंड में एक इंटीरियम डिविडेंड भी मिला है 15 तारीख को। लेकिन ऐसा हुआ है कि इसमें बोनस इशू भी किया हुआ है, तो बोनस इशू के पहले इन लोग को इंटीरियम डिविडेंड मिला है करके, तो जो बोनस इशू वाला यूनिट्स है वो इसमें ऐड नहीं होगा इंटीरियम डिविडेंड में। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया है 3 लाख का। तो क्लोजिंग बैलेंस में अपन ये लेस करेंगे तो अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अभी कैश बैलेंस आ गया तो नेट एसेट्स पता है अपने को कैसे निकालनी है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इसमें से जो भी है करके प्लस इसमें से क्लोजिंग कैश बैलेंस ऐड करेंगे तो अपना नेट एसेट्स आ जाएगा। और स्टेप 2 क्या है, NAV डिवाइडेड बाय जैसे कि ये डिविडेंड रेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, जो तेरी इनिशियल यूनिट रहेगी वही तेरी लास्ट में यूनिट रहेगी। तो जो तेरा NAV है उसको तू डिवाइड कर देगा इनिशियल यूनिट से, तो तेरा आ जाएगा NAV पर यूनिट। और ये फर्स्ट पार्ट में। अभी सेकेंड पार्ट में इन लोग ने पूछा है कि फाइंड आउट द NAV इफ़ द हैड डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ 0.50 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। तो बस वही है जो नेट एसेट्स अपने को फर्स्ट पार्ट में मिली है उसमें से तू 0.50 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कर देगा, तो ये तेरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट आ जाएगा। उसमें से तू टोटल NAV में से नेट एसेट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट लेस करेगा तो वो तेरी अमाउंट आ जाएगी NAV की, और उसको तू डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ यूनिट्स जो ओरिजिनली है करके, तो उससे करेगा तो तेरी NAV पर यूनिट आ जाएगी। अभी इसमें बोला है कि रिटर्न बता दो कि कितनी है करके।
रिटर्न कितनी मिलेगी। अगर कुछ नहीं बताया कि किसने कितना होल्ड किया है तो अपन पर यूनिट के बेसिस पे बता देंगे। तो वही इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, और प्लस जो इनकम रिसीव किए जो 0.50 डिविडेंड मिला है करके, वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में फार्मूला में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग, प्लस जो भी तेरे को डिविडेंड या कैपिटल गेन मिला है डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड। तो 30 तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा। इसमें एनुअलाइज्ड रिटर्न बोला है तो तू होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एनुअलाइज्ड रिटर्न कर देगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 6 ये पूरा अपना एसिड्स में एसिड्स एंड लाइबिलिटी वाला है, और उसमें कैश बैलेंस है वो इन डिटेल वाला है। तो वही अपन क्वेश्चन में देखते हैं कैसा करना है करके। बहुत इजी है, इसमें सब कॉन्सेप्ट आएंगे। पहले कि इशू ऑफ यूनिट पैसे मिले, उसमें से इनिशियल एक्सपेंसेस बताए कि इतना हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन लोग ने किया है इतना हो जाएगा, तो इसमें लेस करेंगे, इसका टोटल कर देंगे कि ठीक है। फिर उसके बाद उसने सेल ऑफ सिक्योरिटी भी की। अभी इसमें ऐसा बताया कि सेल ऑफ सिक्योरिटी 60 की थी और उसको 63 में बेचा, तो उसको कैपिटल गेन हो गया। ये अपने को अज्यूम करना है कि 3 रुपये का मतलब कैपिटल गेन हुआ करके, ठीक है। तो ये एक इनकम हो गई। और परचेस ऑफ सिक्योरिटी भी किया है तो वो लेस कर देंगे। फंड एक्सपेंसेस, लेकिन उसमें से बोला है कि 90% ही अपन ने पे किया, बाकी जो है 10% वो अभी तक पे नहीं किया है, तो अपनी वो लाइबिलिटी बन जाएगी। जो ये लाइबिलिटी बनेगी वो एसेट एंड लाइबिलिटी वाले पार्ट में आ जाएगी, और जो एक्चुअल में पे किया है वो अपना कैश बैलेंस में से लेस हो जाएगा। और डिविडेंड रिसीव्ड भी बताया कि इतना हुआ है, और उन लोग ने ऐसा नहीं बोला कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, उन लोग ने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग। तो रियलाइज्ड अर्निंग में दोनों आ जाता है, जो अपना कैपिटल गेन हुआ 3 रुपये का और जो डिविडेंड मिला है वो। लेकिन इसमें ऐसा बोला है कि सिर्फ 80% डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाकी 20% डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो बस अपने को 80% कैश वाले में लेना है। तो फिर ये अपन जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो लेस कर देंगे, तो अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। अगर ये पूरा करेंगे अपन तो ये अपना पूरा एसिड्स हो क्या बोलते क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया। और अपन अभी एसेट एंड लाइबिलिटी वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले एसेट क्या है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है, उसमें क्लोजिंग कैश बैलेंस अपन ऐड करेंगे तो अपनी टोटल एसेट आ जाएगी। और अपन लाइबिलिटी लेस करेंगे करके। तो बस इसमें जो रियलाइज अर्निंग वाला पार्ट में फिर से जाता हूँ करके, उसमें कुछ लाइबिलिटी में पॉइंट नहीं बनेगा। बस उसमें बोला है कि इतने मिले, उसमें से 80% अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया। लाइबिलिटी वाला पॉइंट बस फंड एक्सपेंसेस वाला बनेगा कि 8 लाख था, उसमें से 90% अपन ने एक्सपेंस कर दिया, और बाकी जो 10% है वो तेरा लाइबिलिटी में आ जाएगा अरियर्स ऑफ एक्सपेंस करके। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी अपनी नेट एसेट हो जाएगी करके। तो उसमें से NAV दिया हुआ है कि, तो ये तेरा वैसे देखा जाए तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला प्लान नहीं है, डिविडेंड रेगुलर वाला प्लान है करके। तो अपन जब डिवाइड करेंगे तो बरोबर NAV आ जाएगी, ठीक है। और वही इसमें फिर से रिटर्न पूछा है कि अगर 100 यूनिट है तो 100 यूनिट पे रिटर्न कैसे बताना है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न से एनुअलाइज रिटर्न अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 6 भी अपना कंप्लीट। क्वेश्चन 7th में पूछा है कि NAV ही बताओ ऑन अ रेगुलर इनकम स्कीम, मतलब कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के हिसाब से बताना है करके। तो क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा एसेट्स और लाइबिलिटी वाला ही पार्ट है। इसमें क्लोजिंग कैश बैलेंस डायरेक्ट ही दिया है कैश इन हैंड करके। तो इसमें क्या क्या दिया है लिस्ट, तो ये सारे इनिशियल वाले अमाउंट है कि क्या क्या आ जाता है, लिस्टेड शेयर्स और बॉन्ड डिबेंचर्स, और बॉन्ड डिबेंचर्स में से भी ऐसा पार्ट दिया है कि इसमें से नॉट लिस्टेड है, और अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड अक्रूड। डिविडेंड अक्रूड तेरा कैश में नहीं आएगा, अक्रूड है, वो इनकम हो गई है करके तेरी। तो वो ये तेरे एसेट्स वाले पार्ट हो जाते हैं। और लाइबिलिटी वाला पार्ट भी दिया है कि अमाउंट पेबल ऑन शेयर, एक्सपेंडिचर अक्रूड, ठीक है। तो ये तेरा नॉर्मल हो गया। अभी इसमें ऐसा बताया कि अपने को एसेट में क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बताया कि मार्केट वैल्यू कितने से बढ़े। जैसे कि इसमें बोला है कि जब अपन शेयर इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जब इन्वेस्ट कर रहे थे इंडेक्स इतना था, और अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नहीं, अभी इंडेक्स बढ़ के कितना हो गया, तो उसका जो डिफरेंस करेंगे उसमें से जो तेरा इंक्रीज इन परसेंटेज निकालेंगे वो अपना शेयर्स में मार्केट प्राइस मतलब ऐड कर देंगे, मतलब मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। कैश इन हैंड नो चेंजेस, ठीक है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी बोला है कि जो लिस्टेड है, लिस्टेड वाले
चेंज होंगे, जैसे कि 4.3 वैल्यू है उनकी, उसमें से अपन नॉन लिस्टेड वाला लेस करके बताया कि उनकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट वो ले लेंगे करके। और जो नॉन लिस्टेड है उसमें बोला है कि 20% डिमिनिश होगा, वो कर देंगे। और इसमें अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ भी दिया है, अगर उसका कुछ भी नहीं दिया है तो एज इट इज़ जो पहले था और अभी जितना है वो ऐड कर देंगे, अक्रू डिविडेंड भी ऐड कर देंगे। ये अपना टोटल एसिड्स आ जाएगा अपने पास। उसके बाद जो लाइबिलिटी बन रही है वो दोनों लाइबिलिटी अपन लेस कर देंगे, जो अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स है, एक्सपेंस है, तो ये लेस कर देंगे। तो अपने नेट एसिड्स आ जाएगी, उसको डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में यूनिट दी हुई है, वो यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो अपना एनएवी पर यूनिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन 7 ईजी है, बस इसमें एसिड्स एंड लाइबिलिटी वाला है करके, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट ये क्वेश्चन में बस ये एक लाइन थी, करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, ये लाइन को इग्नोर करना है, ये लाइन को इग्नोर करना है, ये क्वेश्चन का बस यही पार्ट है करके। तो क्वेश्चन 7 अपना कंप्लीट हो गया। अपन आते हैं अभी क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 अगर देखेंगे तो उसमें बोला है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कितनी थी उन लोग की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाला ही है। क्लोजिंग कैश बैलेंस इन लोग ने एंड में डायरेक्टली दे दिया, अगर कुछ नहीं दिया तो उसमें एज्यूम कर रही कि अब वही है करके। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है करके। तो नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द फंड पूछा है, एसिड्स पूछा है, फिर होता है नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट पूछा है, और थर्ड में ऐसा पूछा है कि डिटरमाइन द नेट रिटर्न इफ द पीरियड ऑफ द कंसिडरेशन इज 4 ईयर एंड द फंड हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। एनुअलाइज रिटर्न पूछा है लेकिन 4 ईयर का है, डिस्ट्रीब्यूटेड 2 पर यूनिट पर ईयर एज कैश डिविडेंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। तो इसमें नेट रिटर्न निकालना है, मतलब कि रिटर्न निकालना है करके। तो इसमें ऐसा दिया हुआ है, अपने पास 5 इन्वेस्टमेंट है, उसके इनिशियल इंडेक्स और वैल्यूएशन मतलब लास्ट डे का भी इंडेक्स दे के रखा है करके। तो वो बेसिस पे अपन मार्केट वैल्यू निकालेंगे सारे की। पहले शेयर्स वाला था, अभी सेकंड में बॉन्ड वाला है। शेयर्स में 5 कंपनी के थे तो 5 में इंडेक्स के बेसिस पे निकाल लिया मार्केट प्राइस। और अभी बॉन्ड का है, बॉन्ड में ऐसा लिखा है कि 14% बॉन्ड ऑफ 15,000 ईच। तो बॉन्ड के रिलेटेड एक और पॉइंट है, मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन द लिस्टेड बॉन्ड। तो अभी क्या करना है, जो तेरी अपन मार्केट वैल्यू निकालते हैं, जो इनिशियल वैल्यू उसमें 24 दी है लिस्टेड बॉन्ड की, लेकिन अपने को लास्ट ईयर 4th ईयर के एंड में जो वैल्यू निकालनी है वो ऐसे निकालनी है 24 इंटू जो कूपन रेट है मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 8.842। तो ये अपनी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अनलिस्टेड बॉन्ड का कुछ नहीं दिया है तो वो वैसे के वैसे ऐड होएगा। तो शेयर प्लस बॉन्ड अपना आ गया, तो ये दोनों को टोटल करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और क्लोजिंग कैश बैलेंस अपने को अज्यूम करने की जो दिया है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस ही दिया है, तो ये अपन ये ऐड करेंगे तो अपना टोटल एसेट ये हो जाएगा। और एक्सपेंस पेएबल एक लाइबिलिटी दी है वो लेस करेंगे तो अपना नेट एसेट आ जाएगा। नेट एसेट आ गया तो नंबर ऑफ यूनिट क्वेश्चन में दिया है 8.4, वो डिवाइड करेंगे तो अपना पर यूनिट भी आ जाएगा। तो अपना फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गया। अभी थर्ड पार्ट है कि अपने को इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग तो सब दिया हुआ है उन लोग ने, और एंड अपन ने अभी जो करंट निकाला है करके। तो वैल्यू एट द बिगनिंग अपन सिर्फ जो टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और टोटल इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वही ऐड करेंगे। एक्सपेंस पेएबल तो अभी आया ना, तो वो लाइबिलिटी कुछ लेस नहीं होगी। कैश बैलेंस जो था वो 4th ईयर एंड का था, तो ओपनिंग में कुछ है नहीं करके। तो ये अज्यूम करके अपन शेयर्स को ऐड कर देंगे, बॉन्ड्स को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे। तो अपना आ जाएगा NAV एट द बिगनिंग, और NAV एट द बिगनिंग आ गया तो बस ठीक है, बहुत इजी है करके। तो बस यही है करके। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा भी बोला था लास्ट में कि 2 पर यूनिट अपन ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है। तो अपने को 4 ईयर का डिविडेंड निकालना है पर ईयर। तो फिर 2 को अपन 4 इंटू 4 कर देंगे तो अपना 4 ईयर का डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि इन लोग ने बोला है कि पर ईयर कैश डिविडेंड अपन ने पे किया है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो जो अपन HPR कैलकुलेट करेंगे तो अपना ओपनिंग भी आ गया जो अपन ने फर्स्ट, क्लोजिंग भी आ गया जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में किया। थर्ड पार्ट में अपन ने वैल्यू एट द बिगनिंग कर दिया, और प्लस जो डिविडेंड 2 रुपये का था वो 4 साल तक 2-2 रुपये पे किए तो वो 8 रुपये हो गए करके। तो बस ये HPR में डालेंगे और उसको एनुअलाइज्ड कर देंगे, 4 ईयर से डिवाइड कर देंगे करके, तो फिर ये हो जाएगा करके।
तो ये अपना क्वेश्चन 8 भी हो गया। क्वेश्चन 8 में कुछ अनवांटेड भी दिए है, जैसे कि कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट फी, अदर एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो किधर यूज़ नहीं आने वाला। तो अपना क्वेश्चन 8 भी हो गया। क्वेश्चन 9 थोड़ा मस्त है करके, ये इसमें पूछा है कि NAV एट द मंथ एंड बताना है करके। तो इन लोग ने NAV स्टार्टिंग की दे दी है, उसमें बताया कि इतना वाला इक्विटी का, जैसे कि इसमें 2 म्यूचुअल फंड है, एक D है और एक K है। तो D में बता दिया कि ये NAV है, इसमें कैश वाला पार्ट इतना होता है और इक्विटी वाला पार्ट इतना होता है। तो ये दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया है। और इसमें 3 रेशो दिए, शार्पे रेशो, ट्राइनर रेशो और स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है। तो शार्पे रेशो अपने को पोर्टफोलियो चैप्टर से पता चलता है कि उसका फॉर्मूला क्या है करके, ठीक है। तो और उसमें और ये सब पार्ट क्वेश्चन में दिया। और एक बोला है कि देयर इज़ नो चेंज इन द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट, जो साल की कॉस्ट है फॉर मतलब कि मेंटेनिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो वो 3 पर यूनिट है। तो ये साल की अपने को पर मंथ का कैलकुलेट करना है। तो ये 3 को डिवाइड बाय अपन 12 करेंगे तो अपना पर मंथ आ जाएगा। और इसमें एक और दिया है कि शेयर मार्केट गोज़ डाउन बाय 5%। अगर मार्केट का परसेंटेज दिया है तो अपने को एक मार्केट वाला रहता है और एक अपना म्यूचुअल फंड वाला रहता है। म्यूचुअल फंड वाला अपने को बीटा से पता चलता है। तो ये जो अपने को शार्पे रेशो, ट्राइनर रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो ये अपन बीटा से पता कर सकते हैं कि बीटा निकाल सकते हैं ये सब रेशो से। तो ठीक है, शार्पे रेशो दिया है। शार्पे तो अपन पहले एक म्यूचुअल फंड का डिस्कस करते हैं, सेकंड वाला अपने आप कर लेना। तो जैसे कि NAV टुडे मतलब कि 70.7 बने, उसमें से कैश वैल्यू निकालना है और इक्विटी वैल्यू अलग कर देना करके। जो कैश वैल्यू है उसमें से जो 3 रुपीज़ था उसको डिवाइड बाय 12 करके लेस करेगा तो तेरी कैश वैल्यू कम हो जाएगी। तो तेरा मंथ एंड पे कैश वैल्यू तेरे को मिल गया। अभी बाकी जो इक्विटी पोर्शन कैसे करेगा, तो इक्विटी पोर्शन शार्पे रेशो को पहले अप्लाई करेगा। शार्पे रेशो क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे तेरे को ER माइनस RF की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्राइनर रेशो का भी फॉर्मूला है ER माइनस RF अपन बीटा, तो अपने को बीटा ही निकालना है। तो ER माइनस RF तो अपने को शार्पे रेशो से मिल जाएगा वो, और ट्राइनर रेशो अपने को ऑलरेडी दिया है, तो इससे अपने को बीटा मिल जाएगा कि बीटा कितना होता है करके। तो फिर मार्केट अगर 5% से बढ़ रहा है और बीटा तेरा 1.5 आया, तो तेरा जो म्यूचुअल फंड है वो 5% से नहीं बढ़ेगा, वो 7.5% से बढ़ेगा। तो जो अपन ने जो ओपनिंग में इक्विटी पोर्शन था उसमें से अपन डिक्लाइन कर देंगे 7.5%। तो तेरा NAV एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 मंथ आ जाएगा। कैसे, जो कैश वैल्यू निकाला और जो अपन ने इक्विटी पोर्शन निकाला। तो ये अपना एक म्यूचुअल फंड का हो गया। सेकंड म्यूचुअल फंड का सेम ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट। क्वेश्चन 10 कुछ नहीं है, उसमें फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड पूछा गया है। उसमें 2 वैल्यू दिखा दी है कि प्राइस पेड और रिडम्पशन प्राइस, तो वो बेसिस पे निकालना है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं करके। अभी क्वेश्चन 11 वो वाला आ जाता है कि जो अपन इशू करते हैं, इशू प्राइस पर यूनिट, रीपर्चेस प्राइस पर यूनिट, और वो जो टेबल अपन ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में, तो टेबल बनाने का ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले टेबल ही बनाने बोला है। उसमें हर मंथ की इनकम दे दी कि अप्रैल में इतनी इनकम दे दी है, मई में इतनी इनकम दे दी है, जून में इतनी इनकम दे दी है। और ऐसा बताए कि एग्जिट लोड और एंट्री लोड 2% दोनों में है। और स्टार्टिंग की NAV दे दी है, स्टार्टिंग की यूनिट्स भी दे दी गई है, ओपनिंग यूनिट्स भी दे दी गई है। और बताए कि अप्रैल मंथ में कितनी यूनिट्स 6 लाख यूनिट इशू की है और मई मंथ में रीपरचेस किया है। तो ये सब अपना टेबल बनाने में काम आएगा करके। तो टेबल वही वैसे बनेगा। टेबल बहुत इजी अपन ने डिस्कस कर लिया था कॉन्सेप्ट में, तो वैसे ही बना देना है कि मतलब मंथ वाइज चलना है। पहले मंथ की इनकम, उसमें से जो अगर परचेस कर रहे तो यूनिट इशू कर रहे हैं तो डिविडेंड कलेक्ट करेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्टेड, और इनकम, और आगे मई मंथ में इनकम मिल रही है, फिर उसके बाद फिर मई मंथ में अपन रीपरचेस कर रहे तो वो लेस करेंगे, इनकम मिल रही है। और इसमें ऐसा भी बताया कि 70% अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, तो वो भी पूरा अपन ने टेबल डिस्कस किया, वो बेसिस से आ जाएगा। अभी इसमें पूछा कि इशू प्राइस एट द एंड ऑफ द अप्रैल में कैसे रहेगी। अपने को ओपनिंग वैल्यू दे दी थी, ओपनिंग वैल्यू में अपन एग्जिट लोड, एंट्री लोड ऐड करेंगे। एंट्री लोड ऐड करने के बाद जो अपन डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो अपने को टेबल में बनाया पर यूनिट में, अगर वो भी ऐड करेंगे तो इशू प्राइस एट द मंथ एंड मिल जाएगी अप्रैल की। अभी
रीपर्चेस प्राइस मई में, क्योंकि रिडम्पशन किया गया है। तो ये सेम ओपनिंग उठाएंगे, ओपनिंग में अपन एग्जिट लोड लेस करेंगे, कम पैसे देना है ना उन लोग को, तो एग्जिट लोड लेस करेंगे प्लस एड डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड ऑन रीपर्चेस। तो ये तेरा ओपनिंग एनएवी आ जाएगा। और जो अपन ने डिस्कस किया कि अपने को अगर एसेट नहीं दिए ना लाइबिलिटी दिए करके, लेकिन ओपनिंग एनएवी दिए करके, तो ओपनिंग एनएवी से अपन क्लोजिंग एनएवी निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे, तो अपना आ जाएगा क्लोजिंग एनएवी एज ऑन 30 जून, मतलब 30 जून में बोला है करके। तो वही ओपनिंग एनएवी में अपन पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन दिया है वो ऐड कर देंगे, और जो फ्रेश इशू यूनिट किया है और जो इशू प्राइस है वो जो अपन ने सेकेंड और थर्ड पार्ट में कैलकुलेट किया है वो करना है। और इनकम भी बोला है कि इतनी इतनी इनकम अपने को रिसीव, वो सारी ऐड कर देंगे, और लेस जो अपन ने रीपर्चेस किया है और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लेस कर देंगे, तो अपना क्लोजिंग नेट एसेट आ जाएगा। और क्लोजिंग यूनिट भी अपनी जैसे कि 300 थी, फिर प्लस 6 ऐड की, फिर -3, तो वो ऐड लेस करके क्लोजिंग यूनिट भी वैसे निकालनी है। तो क्वेश्चन 13 भी अपना कंप्लीट, क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 12 एक डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान का है। इसमें अपने को क्या क्या पूछा है, एक तो ओपनिंग एनएवी पूछी है और नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज पूछा है और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है करके। एक तो डिविडेंड डिक्लेयर दिया है ऑन द यूनिट्स अंडर डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि 31 मार्च 2025 का है, और जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर को आर इशूड एडिशनल यूनिट्स फॉर द डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है लेकिन री इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है ना। तो क्लोजिंग एनएवी एज पर द कंडीशन, तो इसमें क्लोजिंग एनएवी दिया है और अपने को क्वेश्चन में पूछा था ओपनिंग एनएवी, और क्या क्या दिया है इसमें, और क्लोजिंग यूनिट्स भी दिया हुआ है कि मतलब ओपनिंग यूनिट प्लस जो एडिशन मिला है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान से वो दिया नहीं है, ओपनिंग भी नहीं दिया, एडिशन भी नहीं दिया गया है, लेकिन 20800 क्लोजिंग यूनिट्स दिया गया है। और एट द ईयर एंड एज मेड इन्वेस्टमेंट एट द यूनिट एंड डिविडेंड रेट ओपनिंग प्लस एंट्री, हाँ, और इसमें एंट्री लोड भी दिया है कि 0.04% एंट्री लोड भी है, और फेस वैल्यू 10% है। और ऐसा बोला है कि जो एनएवी है वो 25% से बढ़ी है ड्यूरिंग द ईयर। तो ठीक है, ये 25% से अपना क्लोजिंग एनएवी दिया हुआ है, तो 25% से अपन फार्मूला में डाल के ओपनिंग एनएवी आ जाएगी, अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसमें से। अब बच्चा सेकंड पार्ट की नंबर ऑफ यूनिट परचेज। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अपने को पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को अपन परचेज को एक्स मान लेंगे। तो एक इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग यूनिट्स एट द ईयर एंड। तो कैसे होता है, नॉर्मल जो इनिशियल यूनिट है उसमें से तू ऐड करेगा कि इतनी मेरे को डिविडेंड से मिली है, इतनी यूनिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग यूनिट एट द एंड। तो क्लोजिंग यूनिट अपने को 20800 दी है और नंबर ऑफ यूनिट परचेज को एक्स कर लेंगे, और इसमें डिविडेंड का परसेंटेज भी दिया गया है, और डिविडेंड अपने को फेस वैल्यू पे मिलता है और कितने शेयर्स अपने पास ओपनिंग में थे वो बेसिस पे मिलता है डिवाइडेड बाय, और इसमें बोला है कि जो एडिशनल यूनिट मिली है वो क्लोजिंग नेट एनएवी से मिली है, मतलब कि तो एनएवी अपना डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कैलकुलेट करके अपने पास परचेस यूनिट आ जाएगी कि अपन ने परचेस कितना किया, तो 2000 यूनिट्स अपन ने परचेस किया करके। तो ये अपना हो गया सेकेंड पार्ट भी, नंबर ऑफ यूनिट परचेस और ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है। तो अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला था कि ओपनिंग एनएवी है, अब परचेज कर रहे तो इसमें बोला है कि एंट्री लोड है, तो एंट्री लोड अपन ऐड कर देंगे, और जो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ यूनिट परचेज मिला वो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना अमाउंट ओरिजिनली अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। तो क्वेश्चन 12 भी बहुत ईजी है करके, तो क्वेश्चन 12 भी हो गया, कुछ नहीं था इसमें। तो ये अपना एनएवी वाला पार्ट जो भी था नेट एसेट वैल्यू वाला, तो पार्ट 1 अपना पूरा, पार्ट 2 एक्चुअली पार्ट 1 इंट्रोडक्शन था, पार्ट 2 अपना पूरा कंप्लीट होता है। अभी अपन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न में क्या आता है, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बोनस ग्रोथ और ग्रोथ प्लान में मतलब क्या क्या होता है करके, तो वही अपन चालू करेंगे पढ़ना। क्वेश्चन 15 भी बहुत ईजी है, इसमें अपने को अभी इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करना है, मतलब जो टोटल यील्ड अपन कैलकुलेट कर रहे थे परसेंटेज वाइज पर एनएम कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन 5 में 3 म्यूचुअल फंड दे के रखे, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, एनएवी एंट्री में दिया है, एनएवी क्लोजिंग में दिया है, डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31/3/2025। तो ये रेगुलर स्कीम है करके,
ठीक है, ये रेगुलर स्कीम अपन अज्यूम करके चलते करके तो बहुत इजी है। बस वही इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड पता करना है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग और इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना है। तो वही अपन एच पी आर जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में है उसमें डालेंगे तो अपना आ जाएगा कि इतने पीरियड होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होता है करके। तो अभी होल्डिंग पीरियड रिटर्न इसमें पहले वाला म्यूचुअल फंड 4 मंथ का है, सेकंड वाला 3 मंथ का है, 1 मंथ का है, लेकिन ये मंथ पे नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 365 डेज। तो फिर इसको तू कन्वर्ट करना डेज़ में, मंथ को तू जो रह रहा है मंथ नहीं कैलकुलेट करना, वो डेज़ में कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है। तो इतना किया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन 15 भी समझ में ही आ जाएगा कि कैसा करना है करके। तो क्योंकि ओपनिंग एनएवी भी दी है और अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी दिया है तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट कर लेना और वही नंबर ऑफ़ यूनिट्स को तू मल्टीप्लाई कर देना क्लोजिंग एनएवी से, तो तेरी ओपनिंग एनएवी क्लोजिंग एनएवी भी आ जाएगी। तो बस फिर अपना पूरा फार्मूला सेट है करके और बस अपने को कन्वर्ट करना है डेज़ के हिसाब से कि एनुअलाइज्ड कितना बन जाएगा। तो क्वेश्चन 15 बस यही है। क्वेश्चन 18 भी सिमिलर क्वेश्चन 15 जैसा है, बस ये थोड़ा इन डिटेल है करके। ठीक है, मतलब एक एक पार्ट है करके। तो इसमें क्या क्या पूछा है, 3 म्यूचुअल फंड है, तीनों म्यूचुअल फंड का पीरियड बता दिया, इतने इतने पीरियड पहले होल्ड कर रहे हैं और एनुअलाइज्ड यील्ड दिया हुआ है। ये उसमें पहले वाले में अपन को एनुअलाइज्ड यील्ड कैलकुलेट करना था, इसमें एनुअलाइज्ड यील्ड पहले से दिया हुआ है करके। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स एलोकेटेड, तो बहुत ईजी है नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी है और ओपनिंग एनएवी दी है तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज एन मतलब एंड पे पूछिए कि कितना हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था और वो नहीं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड। तो एंड में क्या रहेगा, जो अपन ने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कर दिया और क्लोजिंग एनएवी दी है तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। टोटल यील्ड, तो अपने को जो अपन ने कैलकुलेट किया कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, तो दोनों को लेस करेगा, जो डिफरेंस बचेगा वो तेरा उसमें तू डिविडेंड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये डिविडेंड पे किया है, अगर तू डिविडेंड भी ऐड करेगा उसमें तो तेरा टोटल यील्ड तेरा हर एक म्यूचुअल फंड का ए बी सी का आ जाएगा। लेकिन इसमें टोटल यील्ड पूछा है तो तीनों म्यूचुअल फंड का टोटल करना और तीनों का इन्वेस्टमेंट टोटल करना और फिर तू टोटल यील्ड निकालना और इसमें डिविडेंड का परसेंटेज दिया है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, जो इनिशियल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की उस पर कैलकुलेट करना है। तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट हो गए। फिर थर्ड है कि होल्डिंग पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन नंबर ऑफ डेज में बताना है करके। तो बस ये एक फॉर्मूला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न में, एन वाला जो पार्ट रहता है अपना एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया हुआ है तो एनुअलाइज्ड रिटर्न जो अपन उसका फार्मूला है वो फार्मूला में डालेंगे तो अपना नंबर ऑफ डेज भी आ जाएगा। और इसमें बोला है कि एक डेट भी बताना है, जैसे 300 दिन आ गए तो उसको बैक कैलकुलेट करके डे कौन से पे आना है वो कैलकुलेट करना है। तो बस ये याद रखना कि जो लास्ट मंथ अपना कैलकुलेट कर रहा है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। जैसे कि 26 है तो 26वां दिन कौन सा है लास्ट मंथ का वो तेरा होना चाहिए बरोबर। ठीक है, तो ये अपने 5 पॉइंट अपन कर लिए क्वेश्चन में। अभी 6 और 7 पॉइंट पूछा है कि अज्यूमिंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 स्कीम्स विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, व्हाट एक्शन द इन्वेस्टर शुड टेक एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आफ्टर द अबाउट एक्शन। तो एनुअलाइज रिटर्न फर्स्ट वाले पार्ट ए बी सी 3 म्यूचुअल फंड है तो ए में पॉजिटिव है और बी में नेगेटिव है, सी में सबसे ज़्यादा है पॉजिटिव में। तो बस ऐसे ही बताना है कि जो ए बी वाला है वो रिडीम कर देना और इन्वेस्ट कर देना सारा 15 में, मतलब सी में इन्वेस्ट कर देना जो कि नेक्स्ट ईयर अपने को 15% रिटर्न मिलेगी। और इसमें बोला है कि 8th पार्ट अभी 7th पार्ट हो गया, उसमें ऐसा बोला है कि एग्जिट लोड 5% है। तो अभी तुम लोग क्या करोगे, तो इसमें ऐसा बोला है कि अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ए था वो 365 डेज में 300 डेज उसके हो गए थे, तो अगर अभी वो सेल करेगा तो उसको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो थोड़े दिन और 65 डेज और रुकेगा तो उसको एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा बोला है कि जो सी वाला है 15% है वो तो कंटिन्यू रखना है और जो बी वाला है बी में पहले से ही नेगेटिव रिटर्न है तो एग्जिट लोड और हो जाएगा तो बी को तो तुरंत सेल करो और जो ए है वो 65 डेज बाद सेल करो। तो ये अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो रेगुलर इनकम जो मिलता है उस पर इसके सारे क्वेश्चन हो गए। अभी री इन्वेस्टमेंट प्लान वाले, बोनस प्लान वाले या तो ग्रोथ प्लान वाले, ये अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन 19 अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तो इसमें 2 पार्ट पूछे हैं करके कि रिटर्न क्या है ड्यूरिंग द ईयर
और सेकंड वाले पार्ट में ड्यूरिंग द ईयर ऐसा पूछा है कि मतलब रेगुलर स्कीम है, और सेकंड वाले में भी रिटर्न पूछा है, लेकिन सेकंड वाले में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में पूछा है करके। तो फर्स्ट वाला पार्ट बहुत इजी है क्योंकि ओपनिंग भी दिया है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग, और डिविडेंड और कैपिटल गेन भी मिला है। तो एसपीआर के फॉर्मूला में डालेगा तो तेरा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। और सेकंड पार्ट पूछा है कि कितने री इन्वेस्टमेंट में करेगा तो लेकिन री इन्वेस्टमेंट की एन भी दी है कि मतलब इतने एन तो जो तेरे को डिविडेंड और कैपिटल गेन है उसको तू ऐड करेगा। उसके पास क्वेश्चन में बोला है कि 200 यूनिट है करके, तो तू उसको मल्टीप्लाई करेगा डिवाइडेड बाय एन एट द एंड। री इन्वेस्टमेंट मतलब कितने एन से किया है तो डिवाइडेड बाय 8.750 है, तो तेरे पास यूनिट्स आ जाएगी। तो वो यूनिट्स तू जो 200 है उसमें ऐड करेगा और बस फिर ओपनिंग और क्लोजिंग लेस करके तेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा। तो क्वेश्चन 19 बस इतना ही है। तो यहाँ से अभी बड़े बड़े क्वेश्चन चालू होते हैं। पहले आता है क्वेश्चन 22। तो क्वेश्चन 22 बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। इसमें ऐसा बोला है कि एक दो प्लान है, प्लान डी और प्लान बी, उसके एनएवी और 5 साल का है, एनएवी दे के रखे हैं बहुत सारे। और जो मिस्टर के है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, दोनों में इन्वेस्ट किया है, प्लान डी और प्लान बी में। प्लान डी है डिविडेंड वाला और प्लान बी है बोनस रेशो वाला, कि मतलब और ये प्लान री इन्वेस्टमेंट वाला है कि डिविडेंड मिल रहा है वो उसका अपने को यूनिट्स मिल जाएगी करके। तो उसमें बताया कि उसने 2 लाख ओपनिंग में इन्वेस्ट किए हैं और उस टाइम एनएवी इतनी थी, तो उस टाइम एनएवी के हिसाब से अपन ओपनिंग यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। अभी ओपनिंग यूनिट कैलकुलेट करने के बाद एक टेबल बनाना पड़ता है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड, क्योंकि अपने को क्योंकि एंड की एनएवी दी है लेकिन एंड का नंबर ऑफ यूनिट्स अपने को पता नहीं है। तो ये कॉलम बनाना पड़ता है, 1 2 3 4 5 का कॉलम रहता है। पहले आता है डेट ऑफ द डिविडेंड, मतलब अपन पहले डिविडेंड के हिसाब से जाते हैं, तो डेट ऑफ डिविडेंड और एनएवी उस दिन क्या थी। और जैसे कि प्लान डी है तो प्लान डी की एनएवी क्या थी, ओपनिंग यूनिट जो अपन ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया वो अपनी ओपनिंग आ गई, और एडिशनल यूनिट अंडर द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये कैसे कैलकुलेट करते, बहुत ईजी है। ओपनिंग यूनिट लेने का और उसको मल्टीप्लाई करने का फेस यूनिट से, तो इतनी तेरे पास फेस वैल्यू आ गई जितना तूने यूनिट होल्ड किया है, और उस पर 10% जैसे कि बताया कि ये ईयर में 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा फेस वैल्यू पे, उसको डिवाइड कर देंगे क्लोजिंग एनएवी से। तो अगर ये करेंगे तो अपने पास एडिशनल यूनिट आ जाएगी कितना है करके। तो फिर एडिशनल यूनिट को तू ऐड करेगा तो क्लोजिंग यूनिट ओपनिंग यूनिट में ऐड करेगा तो तेरी क्लोजिंग यूनिट आ जाएगी जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग यूनिट बनेगी। तो बस ऐसे ही बताया कि हर एक साल में जैसे कि ये ऐसा कैलकुलेट किया, डिविडेंड 10%, 15%, 13%, तो क्लोजिंग को ओपनिंग बन के ओपनिंग में एडिशन करके क्लोजिंग पे, क्लोजिंग की ओपनिंग बन के, ऐसे जितने टाइम की दिए करके अपने को एंड में अपनी क्लोजिंग यूनिट आ जाएगी। ठीक है, फिर क्लोजिंग यूनिट अपनी आ गई तो उसको अपन ऑब्वियसली जो क्लोजिंग एनएवी है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड मिल जाएगा, और बिगनिंग में दी हुई है तो उसे अपन एचपीआर निकाल लेंगे। लेकिन ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आएगा वो 5 साल का आएगा, तो 5 साल का आएगा, उसको अपन 5 साल से डिवाइड करेंगे तो एनुअल रिटर्न आ जाएगा। तो सेम ये बोनस प्लान में ही करना है, यही 5 बोनस प्लान में भी यही बोनस प्लान में बस ऐसा है कि जो एनएवी का कॉलम नहीं बनाना देखो, बस डेट ऑफ बोनस, ओपनिंग यूनिट, बोनस यूनिट बता दिए कि रेशो दे दिए कि 1:5, 1:8, 1:10, तो बोनस यूनिट कॉलम में यो लिख देगा, फिर क्लोजिंग यूनिट का कॉलम बना देगा। तो बस वही ओपनिंग में बोनस ऐड करेगा तो क्लोजिंग बन जाएगी, फिर वही क्लोजिंग के हिसाब से फिर से तेरे को बोनस मिलेगा, फिर से तेरा क्लोजिंग आ जाएगा, फिर से क्लोजिंग तेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, फिर से बोनस ऐसे करेगा, तो तेरे को कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स एट द एंड मिल जाएगी। बस फिर बाद में वही है एचपीआर का फॉर्मूला निकाल के डिवाइड बाय 5 एनुअलाइज्ड रिटर्न आ जाएगा तेरा। क्वेश्चन 22 कंप्लीट। क्वेश्चन 23 देखा जाए तो क्वेश्चन 22 से थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, तो क्वेश्चन 22 नहीं करेगा तो भी चलेगा करके। लेकिन अभी क्वेश्चन 23 अपन देखते हैं कि क्या इसमें बोला है, कि इसमें 3 प्लान दिए, प्लान ए, बी और सी, और ऐसा बोला है कि 3 जने क्या थे, प्लान ए डिविडेंड वाला परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, प्लान बी बोनस वाला है, और प्लान सी ग्रोथ वाला है कि मतलब एनएवी बढ़ती जाएगी, उसमें कुछ मिलेगा नहीं करके। और इसमें 2-3 चीज़ें और दी गई है। इसमें कैसा बोला है
कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब की है इन लोग ने 2015 में, लेकिन जो डिविडेंड चालू किया है वो 2019 से लेके 2025 तक है करके। तो और इसमें एडिशनल पॉइंट और बोला है कि कैपिटल गेन आएगा 10%, कैपिटल गेन 10% आएगा, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन STT दिया है 2% ओनली ऑन सेल जब तू करेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि लास्ट ईयर में उसने रिडीम कर लिया है पूरा, तो STT भी लगेगा करके, ठीक है, 0.2% जो है करके। तो अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफेक्टिव यील्ड मतलब एनुअल रेट से पूछा गया, और सजेस्ट द नेम ऑफ द इन्वेस्टर विद द हाईएस्ट इफेक्टिव यील्ड विद द डिफरेंस टू द नियरेस्ट इन्वेस्टर, और उसमें बोला है कि मेक कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन करेगा वो मंथ बेसिस पे करना करके, मतलब वो एंड में होएगा, बाकी तो नॉर्मल है करके। तो बस प्लान ए और जो प्लान बी है, जो चलो पहले प्लान ए ले लेते। प्लान ए वैसे ही कैलकुलेट करना है, 5 कॉलम बनाना है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी है, ओपनिंग फेस वैल्यू दी है, तो तेरी नंबर ऑफ़ यूनिट आ जाएगी, वो बेसिस पे अपने को एडिशनल यूनिट हर साल करके क्लोजिंग यूनिट निकालना है 5 साल तक, ठीक है। तो फिर क्लोजिंग यूनिट आ जाएगी, क्लोजिंग यूनिट आ जाएगी तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड भी आ जाएगा, क्योंकि NAV दी के रखी है करके, लेकिन इसमें NAV दे के रखी है तो क्लोजिंग यूनिट इंटू NAV एट द एंड करेगा, तो तेरी एक वैल्यू आ जाएगी, उसमें से तू STT लेस करेगा 0.2%, और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बोला है कैलकुलेट करने कि 10% आएगा करके। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसा आएगा कि जो लास्ट में तूने यूनिट परचेस की है और जब तू रिडीम कर रहा है उसमें तेरा सिर्फ बहुत कम महीने का गैप है, जैसे कि 4 महीने में तूने सेल कर दिया था, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए गए, तो वो जैसे कि इसमें डिविडेंड प्लान है तो कितना एडिशनल यूनिट मिला, एडिशनल यूनिट, और जो अभी की, और जो डिफरेंस ऑफ NAV मतलब कितना कमाया उसने, कि मतलब कि जो 4 महीने का है ये, तो 4 महीने के स्टार्टिंग में क्या था और एंड में क्या था, उन दोनों का डिफरेंस, और जो एंड वाली जब तू सेल कर रहा है NAV उसमें तू 0.20 इधर भी लेस करना है STT, उनका जो डिफरेंस आएगा एडिशनल यूनिट से मल्टीप्लाई करना, वो मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज लगा देना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, तो ये भी तेरे को लेस करना है, तो तभी जाके तेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड आएगा, और उसको तू होल्डिंग पीरियड रिटर्न से फार्मूला में डालेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग दी है, एंड में मिल गया तेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है 698.97%, लेकिन इसमें बोला है कि ईयर का बताना करके, और लेकिन ये मंथ वाइज ये 124 महीना हो जाएगा, 10 साल प्लस जो ये शॉर्ट टर्म वाला पीरियड है 4 महीना, वो करेगा तो 124 महीने आते हैं, तो फिर हर एक साल का बताएगा तो एनुअल रिटर्न तेरा आ जाएगा। प्लान बी भी सेम ही है, उसमें भी अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा नहीं, क्योंकि लगेगा नहीं, सॉरी, प्लान सी में नहीं लगेगा, प्लान बी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिर से वैसे ही लगेगा, वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे अपन ने डिविडेंड वाले में कैलकुलेट किया, इसमें 4 कॉलम आ जाएंगे, 5 के जगह NAV नहीं आएगी, और प्लान सी भी बहुत इजी है, प्लान सी ग्रोथ प्लान है, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, क्योंकि ना कुछ बोनस, री इन्वेस्टमेंट प्लान है, बोनस प्लान है इसलिए, लेकिन STT आएगा उसमें, बस होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। और क्वेश्चन पार्ट 2 में ऐसे ही पूछा था कि हाईएस्ट कौन सा है और जो सेकेंड हाईएस्ट है उन दोनों का डिफरेंस बता देना है, तो यही अपना क्वेश्चन 23 भी हो गया। क्वेश्चन 24 वाला भी सेम टेबल है, लेकिन इसमें क्या है, अपने को जो इनिशियल NAV है वो कैलकुलेट करनी है, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और जो एवरेज प्रॉफिट है, तो इसमें भी 2 प्लान है, एक तो बोनस प्लान है और डिविडेंड प्लान है, तो बोनस प्लान वाला भी है और डिविडेंड प्लान वाला भी, तो अपन पहले एक ही डिस्कस करेंगे, सेकंड वाला अपने आप पता चल जाएगा। तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई है, एवरेज प्रॉफिट दे के रखा है, और पीरियड 5 साल का है, तो एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 साल का होता है, तो अगर इसको 5 साल में करेंगे तो इंटू मल्टीप्लाई 5 करेंगे, तो फिर इसको तू इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड करेगा तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड मिल जाएगा तेरे को, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड मिल जाएगा, एंड मिल गया तेरे को, तो NAV तेरे को पता है कि एंड में कितनी है, तो अगर तू इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय NAV एट द एंड करेगा तो तेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड, ठीक है। तो यही करना है स्टार्टिंग में कि पहले 5 साल का प्रॉफिट निकाल दिया, उससे तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड कैलकुलेट कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड कैलकुलेट कर दिया। तो अभी अपने को धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है कि क्योंकि जैसे कि क्लोजिंग यूनिट कैसे आती है, ओपनिंग यूनिट प्लस एडिशनल यूनिट
और इज इक्वल्स टू क्लोजिंग यूनिट। तो अपने को ओपनिंग यूनिट आगे आगे जो साल बीत गए उसकी निकालनी है करके, तो रिसेंट वाला के क्लोजिंग यूनिट अपने को डाल दिया, और अपने को डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान दिया है कि मतलब 12%, 10%, 15%, तो पीछे पीछे से जाना है कि 15%। तो अपने को अज्यूम करना है कि ओपनिंग एक्स से करके, तो वही फार्मूला में डालना है। तो धीरे धीरे करके तो 3 साल का करेगा, ऐसे आगे आगे बढ़ेगा। फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, मतलब कि ओपनिंग निकाल लिया, फिर वो आगे वाले साल की क्लोजिंग रहेगी और उसमें से तो ओपनिंग निकाल लिया, फिर आगे वाले साल की क्लोजिंग रहेगी, उसमें से तो ओपनिंग निकाल लिया। तो ऐसे करके तेरे पास स्टार्टिंग ईयर की ओपनिंग यूनिट मिल जाएगी। ओपनिंग यूनिट है और तेरे पास इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है कि ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर तू उससे डिवाइड करेगा तो तेरा NAV एट द बिगनिंग आ जाएगा। तो सेम तेरा बोनस प्लान में करना है तेरे को, बोनस प्लान में लेकिन होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है, एनुअलाइज रिटर्न को तू होल्डिंग पीरियड रिटर्न में कन्वर्ट करना इनटू 5 करके। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला लगा के तेरे को वैल्यू एट द एंड मिल जाएगी। वही वैल्यू एट द एंड को के बेसिस पे तेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड मिल जाएगा। और सेम तेरे को जितना दो पीरियड ही तेरे को ओपनिंग यूनिट निकालनी है, तो वही फार्मूला में डाल के ओपनिंग यूनिट प्लस बोनस यूनिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग यूनिट, तो इसमें से तेरे को ओपनिंग यूनिट मिल जाएगी करके। तो बस ये क्वेश्चन 24 भी इजी है, कुछ हाई फाई है नहीं, बस बैक कैलकुलेशन था। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन 25 में। क्वेश्चन 25 में क्या बोला है कि एक डेट दे के रखिए 1/7/2022, ये इनिशियल ऑफर किया है म्यूचुअल फंड में, जिसमें 10,000 यूनिट है, फेस वैल्यू 10 है, और ये 22 का ईयर 7वें महीने का था, मतलब 7 मंथ के फर्स्ट तारीख का था, और उसका 2023 बता दिया कि ऑन 31st द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द म्यूचुअल फंड बोर्ड 10% एंड मिस्टर एक्स फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड रिटर्न, उस टाइम एनुअलाइज्ड रिटर्न 153.33% थी। तो ये 9 मंथ्स का पीरियड का डाटा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का दिया है, नेक्स्ट ईयर में 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और फिर 2025 में, मतलब थर्ड ईयर के एंड में उसकी बैलेंस यूनिट 11,296.11 इतनी हो गई। अभी इससे पता चलता है कि ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का प्लान है करके, क्योंकि स्टार्टिंग में 10,000 यूनिट थी और अभी 11,296 हो गई है करके। और ये मिस्टर एक्स रिडीम्ड ऑल हिज यूनिट व्हेन हिज एनुअलाइज्ड यील्ड वाज 73.52%, ठीक है। तो अपने को NAV बतानी है 2023 की, 2024 की, 2025 की। तो ठीक है, 2023 की पहले निकालते हैं। इसमें ऐसा दिया कि एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, लेकिन अपने को पीरियड वो 9 मंथ का था, तो अपने को होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे अपन, तो होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर देंगे एनुअलाइज्ड रिटर्न से, फिर होल्डिंग पीरियड रिटर्न के में फॉर्मूला डालेंगे, तो अपने को इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड मिल जाएगी। अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड मिल गई, तो वो कैसे मिलती है करके, कि तेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द बिगिनिंग प्लस इसको मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द, 1 मिनट। तो अपन एक काम करते हैं, पहले NAV जो है उसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या रहता है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड का नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द एंड इंटू NAV एट द एंड, तो x ले लिया। तो इसमें बताया कि 10% से डिविडेंड हम लोग ने डिक्लेयर किया था, तो फिर बस वही ये फार्मूला में डालेगा, तो NAV आ जाएगा तेरा x, जो ये फार्मूला में डाल के वो 20.50 आ जाएगा। तो ये तेरे को फर्स्ट ईयर की NAV मिल गई। अभी तेरे को सेकेंड ईयर के डाटा, सेकेंड ईयर में बस यही डाटा दिया है कि 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो ओपनिंग यूनिट कौन सी है, क्लोजिंग यूनिट कौन सी है, तो क्लोजिंग यूनिट अपन यहाँ से निकाल लेंगे कि क्योंकि 2025 में कुछ एडिशनल डिविडेंड दिया नहीं है, तो जो यूनिट तेरी 2024 में ओपनिंग क्लोजिंग थी, वही तेरी क्लोजिंग बन के 2025 में बन रही है। तो वही क्लोजिंग अपन अज्यूम कर लेंगे कि 31/3/24 की है करके। और जो 2023 की क्लोजिंग थी वो ओपनिंग बन के आ जाती है। तो वो 2023 की क्लोजिंग कैसे निकलेगी करके, वो अपन ने देखा कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड थी, जो आ रहा था उसको डिवाइड करेगा NAV से, तो तेरी ओपनिंग आ जाएगी करके। तो बस यही और फार्मूला में डालेगा ओपनिंग यूनिट और प्लस एडिशनल यूनिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग यूनिट, और जो बीच में
दो एडिशनल यूनिट में NAV वाला जो अपन डिवाइड करते हैं वो NAV अपनी बैलेंसिंग फिगर निकल के 2024 की भी आ जाएगी। और 2025 में ऐसा करने की एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है और अपने को इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द बिगनिंग पता है, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड निकालना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न से। तो एनुअलाइज रिटर्न को होल्डिंग पीरियड रिटर्न में कन्वर्ट करके वैल्यू एट द एंड निकालेगा। अभी वैल्यू एट द एंड कैसे निकाल के फॉर्मूला वैल्यू एट द एंड निकाल लिया तूने, उसके बाद तू फॉर्मूला में डालेगा NAV के कि वैल्यू एट द एंड इंटू NAV एट द एंड इज इक्वल्स टू वैल्यू यूनिट्स एट द एंड इंटू NAV एट द एंड इज इक्वल्स टू वैल्यू एट द बिगनिंग। तो बैलेंसिंग फिगर तेरी NAV आ जाएगी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 25 भी है, क्वेश्चन 26 भी सिमिलर है, क्वेश्चन 27 भी सिमिलर है। बस इसमें जो सेकेंड ईयर का है, जो सेकेंड ईयर 2024 है, उसमें डिविडेंड के साथ बताए कि कैपिटल गेन पर यूनिट भी हुआ है करके। तो बस वही कैपिटल गेन भी अपने को करना है, बस वो ऐड कर देना है करके। ठीक है, बस इतना ही पार्ट है। कैपिटल गेन तेरे को ओपनिंग यूनिट पे हुआ है 2024 के, तो क्लोजिंग पे नहीं करना, ओपनिंग यूनिट पे ही करना। बाकी पूरा क्वेश्चन 20 मतलब सेम है करके, 25 से सेम है करके। अदर टॉपिक बहुत इजी है। अदर टॉपिक में बस वो इंडिफरेंट वाले दो क्वेश्चन है 28, 29 और क्वेश्चन 30 हेज वाला है करके, जो अपन ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया। तो अपना म्यूचुअल फंड चैप्टर खत्म होता है।